दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आम आदमी पार्टी एक बार फिर बहुत चर्चा में है। हालांकि वो पार्टी जानती है कि चर्चा में कैसे रहा जाता है। लंबे समय से हम देखते आए हैं कि जब कुछ नहीं भी होता है तब भी वो अचानक किसी वजह से चर्चा में हो जाती है। इस बार वो चर्चा में इसलिए है कि उसके एक बड़े चमकदार नेता राघव चड्ढा, जिन्हें एक वक्त अरविंद केजरीवाल का बहुत ही क्लोज माना जाता था, उनको बहुत सारे पदों पर उन्होंने बैठाया। राज्यसभा से राज्यसभा की सीट भी उनको दे दी पंजाब से, जब कयास लगाया जा रहा था कि बहुत अन्य लोग लाइन में हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन राघव चड्ढा को राज्यसभा में लाया गया। फिर पता नहीं क्या हुआ कि राघव चड्ढा के साथ उनके रिश्ते अरविंद केजरीवाल के थोड़े से खराब होने लगे। इसकी भी खबर आती रही, गॉसिप कॉलम में काफी छपती थी। लेकिन इस बार तो हद हो गई जब राघव चड्ढा को एक तरह से बता दिया गया कि आपकी हैसियत अब इस पार्टी में कुछ रह नहीं गई है। उनको उप नेता पद से राज्यसभा में हटा दिया गया। तो ये जो चर्चा है कि भाई क्या पंजाब के चुनाव से पहले या दिल्ली के चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव से पहले, अगले लोकसभा चुनाव से पहले, क्या ये पार्टी आज जो दिखाई दे रही है वैसी नहीं रहेगी? क्या इसमें कुछ और घटित होगा? और अगर हम थोड़ा और इसको व्यापक करें तो क्या निकट भविष्य में ये पार्टी अपना राजनीतिक वजूद बचा रखेगी, बचा पाएगी? रजिस्टर्ड पार्टियां तो बहुत रहती हैं, रजिस्ट्रेशन तो एक बार हो गया तो बना ही रहता है, लेकिन क्या एक वाइब्रेंट पार्टी के तौर पे ये जीवित रहेगी या धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगी? क्योंकि इसके पास राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक नीति, कोई सुसंगत विश्व दृष्टि, उसका अभाव दिखता है। इसके नेता जरूर हैं, इसमें कुछ कार्यकर्ता जरूर हैं, कुछ उत्साही भी हैं, कुछ योजनाकार भी हैं, और बहुत कुछ ऐसे हैं जो तरह तरह की योजनाओं को लेकर चलते हैं। उनका अपना एजेंडा होता है। तो हम सोचे कि इस पर क्यों न बात करें और ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी तरह समझता हो। और आम आदमी पार्टी जिस प्रक्रिया में बनी, जिसको अन्ना आंदोलन कहते हैं, हम तो उसको अन्ना आंदोलन कभी नहीं हमने माना, हमने कहा अन्ना अभियान। एक तरह का करप्शन के नाम पर एक राजनीतिक अभियान था और उसका मकसद था, कुछ खास मकसद था। हम भविष्य में उस पर बात करेंगे आगे इसी कार्यक्रम में। तो उसको भी वो अच्छी तरह जानते हैं। हम पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव बहुत सारे देश के चैनलों में काम किए हैं, बड़े पदों पर, और एक दौर में वो जो आंदोलन जिसको अभियान में कहता हूं, और फिर आम आदमी पार्टी जब बनी तो उस समय भी वो उसके प्रति सिंपैथेटिक भी थे। मेरी तरह वो शुरू से क्रिटिकल नहीं थे उसको लेकर। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे व्यक्ति से बात करें, दोनों हम लोग मिलकर बात करें एक दूसरे से। इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा बोल भी रहा हूं अभी। तो इस चर्चा में हम दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे की बातों को लेकर चर्चा करेंगे। आशा है हमें कि आपको हमारी ये चर्चा पसंद आएगी। पंकज जी, आपको अब मैं आमंत्रित करता हूं, आप अपनी बात कहिए कि अभी जो हो रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर, क्या ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के तौर पे जो अभी है या अभी तक गिनी जाती है, क्या एक महत्वपूर्ण रीजनल फोर्स के तौर पे ये अपना वजूद बचाकर रख पाएगी, या इसका धीरे धीरे ये आखिर और इसका अंत शुरू हो गया है? शुक्रिया उर्मिलेश जी। देखिए, ये भविष्यवाणी करना तो शायद ठीक नहीं होगा कि इनका वजूद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में एक स्पेस होती है जिसमें लोग का वजूद
रह सकता है, मतलब एक पार्टी के तौर पे आप रह सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ सीटें भी हो सकती हैं, कुछ बड़े गठबंधनों में जाकर हो सकता है आप कभी सत्ता के करीब चले जाएं या फिर किसी में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कि एक और पार्टी, इस देश में सैकड़ों पार्टी हैं, एक और पार्टी के रूप में मैं नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी नहीं रह सकती है, उसके लिए पूरी गुंजाइश है। लेकिन जिस गति से, एक धूमकेतु की तरह, जिन वजहों से ये पार्टी भारत के राजनीतिक आकाश में छा गई थी, अब वो वजह नहीं बची है। खास तौर पर जब इस पार्टी के नेतृत्व ने अपने उन तमाम जो संकल्प थे, उन संकल्पों से उलट एक तरह से तस्वीर पेश की है, जिसकी वजह से उन कारणों से इस पार्टी को अब नहीं देखा जाता जिन कारणों से 2012 में जब इन्होंने पार्टी बनाई थी। आप जानते हैं 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू होता है, और आपने कहा कि उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे उसके पीछे क्या है, तो मैं अभी नहीं उस पर बात करूंगा। लेकिन 2011 में जब आंदोलन शुरू होता है, उसके पहले 2010 में कॉमनवेल्थ गेम होते हैं। उसी समय कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, दुनिया भर के तमाम घोटालों से हमारे देश का जो मीडिया है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहा हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया रहा हो, वो पूरी तरह से छाया हुआ था। जाहिर है लोगों के अंदर एक गुस्सा था, लोग समझ रहे थे कि बहुत ज्यादा देश में भ्रष्टाचार हो गया है। ये अलग बात है कि आज जब हम उसके अदालती कार्रवाइयों को देखते हैं, तो अभी तो 2G में जज ने कहा है कि इसमें तो सबूत का एक तिनका भी नहीं है, मतलब। लेकिन जाहिर है पत्रकारों का काम था कि अगर सरकार के खिलाफ खबर है और CAG कह रही है या कोई एजेंसी कह रही है, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, तो एक जो पारंपरिक एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया रही है कि अगर विपक्ष कोई आरोप लगाता है, आज की तरह नहीं कि उसको हम स्पेस नहीं देते एक पत्रकार के रूप में या अखबार के रूप में या चैनलों में, उस समय उसको खूब दिया गया, मतलब 24 घंटे उस आंदोलन का या अभियान का, जैसा आप कह रहे हैं, कवरेज किया गया, और लोग पूरे देश में आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देख रहे थे। स्वाभाविक भी था, जाहिर है जब भी कोई ऐसा शुभ समाचार लेकर कोई सामने आता है इस देश में, तो इस देश की जनता भी बड़ी भावुक है। और उसने कहा, अरे ये तो एकदम गांधी जी की तरह लग रहे हैं अन्ना, बताइए बैठे हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं है, अपना कुछ है ही नहीं है, और ये तो अरविंद केजरीवाल तो मैग्सेसे पाए हुए हैं, और देखिए तो नौकरी छोड़ के सूचना के अधिकार पे काम कर रहे थे। मतलब एक तरह से हर क्षेत्र के बड़े बड़े नाम, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, तमाम लोग इस पार्टी के साथ हमें जब हम लोगों को नजर आए, तो ऐसा लगा कि एक नई तरह की पॉलिटिक्स आ रही है। और उसमें उन्होंने बड़े कायदे से दो बात कही। एक तो ये कहा कि भाई भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसके लिए कुछ मैकेनिज्म हम बनाएंगे जिसमें जन लोकपाल, आपको याद होगा वो अभियान, दरअसल पार्टी तो 26 नवंबर 2012 को बनी संविधान दिवस पर, जब 63वां संविधान दिवस था, लेकिन उसकी शुरुआत जब एक साल पहले हुई तो उसमें था जन लोकपाल हम लागू करेंगे, और गाना बजता था, वो शिशिर रविशंकर की ओर से भेजे गए उनके शिष्यों की कोई जमात थी जो संगीत में निपुण थी, तो बैठ के सुबह से शाम तक हमें चाहिए जन लोकपाल, जन लोकपाल, तो लोग उसको गाने लगे थे। और वो पूरा म्यूजिक जो था वो हर टेलीविजन चैनल का जो वो न्यूज रूम था वहां पे गूंजा करता था, और उसके जरिए इस देश के घर घर में वो वैसे ही गूंजा करता था जैसे कोई, हम एक जमाने में आप कहें तो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा वाली स्थिति हो गई थी। और एक गाना और गाते थे अरविंद केजरीवाल, वो कहते थे कि इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो एक जो सेकुलर मिजाज का मसला था, और आपको याद होगा कि एक चुनाव में उन्होंने दिल्ली के जो जामा मस्जिद के शाही इमाम खुद को कहते हैं, उन्होंने समर्थन देने की घोषणा की 2015 वाले इलेक्शन में, दूसरे वाले में, तो उन्होंने मना कर दिया, या पहले में मुझे याद नहीं, लेकिन मना कर दिया, ये सच है। तो लोगों को लगा रही है तो बहुत ही, मतलब एक सेकुलर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल वाली पार्टी जो कह रही है कि हम एक ऐसा जन लोकपाल बनाएंगे जिसके अधीन प्रधानमंत्री भी होगा, जिसमें CBI के डायरेक्टर भी वही उसी के प्रति जवाबदेह होगा, और सेकुलरिज्म पे कोई समझौता नहीं, किसी तरह का सांप्रदायिक विचार उसकी जगह नहीं होगी।
तो जाहिर है देश में एक बड़े पैमाने पर एक उत्साह बना। आप याद रखिए कि जब इन्होंने 2014 का जब चुनाव हुआ तो खूब अरविंद केजरीवाल मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव भी लड़ गए, तो इनका एक सेकुलर क्रेडेंशियल वो भी बहुत स्थापित हुआ। और दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक 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 ऑर्गेनाइज्ड ढंग से, एक कहा जाए कि संस्थाबद्ध तरीके से उसको नष्ट करने की इन्होंने योजना पेश की। और यहां तक कहा कि ऐसी पार्टी है जिसमें चुनाव कौन लड़ेगा ये भी जनता ही तय करेगी, यानी डिसेंट्रलाइजेशन। एक किताब लिखी इन्होंने, उस किताब का नाम स्वराज था, जिसमें इस तरह की तमाम बातें थी कि पार्टी के अंदर भी एक जन लोकपाल होगा वगैरह वगैरह, और सारा कुछ वो नियंत्रण में होगा, कोई एक आदमी का कुछ नहीं होगा अधिकार। लेकिन आज इतने साल बाद हम जब देखते हैं, अब ये पार्टी जन लोकपाल का नाम तक नहीं लेती। पहले इन्होंने 2015 में जब सरकार बनाई, 2013 वाली सरकार तो इन्होंने जो बनी उसको तुरंत जन लोकपाल पेश किया और वो नहीं लागू हुआ तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तब इनको बहुमत नहीं था। तो इन्होंने कहा कि भाई जब हम इसीलिए आए जन लोकपाल, अगर हम नहीं बना सकते, यही हमारा अभियान था, तो हमें राजनीति में हम क्यों रहेंगे। तो लोगों को बड़ा यकीन हुआ कि अरे ये तो कमाल लोग हैं, इतने प्रतिबद्ध, इतने कमिटेड लोग कहाँ मिलते हैं। तो फिर इन्हें 67 सीटें दे दी दिल्ली वालों ने। अब जब दे दिया तब इन्होंने जन लोकपाल को एक तरह से लटकाना शुरू किया। पहले तो उसके बनने में बड़ा समय लगा, फिर बहरहाल बना तो बहुत दिनों तक वो एलजी और इसमें, फिर इन्होंने कहा कि भाई देखिए जन लोकपाल हमने बना दिया, अब वो केंद्र जाने, और एलजी साहब नहीं कर रहे तो हम क्या करें। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी तरह की जवाबदेही से खुद बचकर एक ऐसा इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने पूरी पार्टी को नियंत्रित किया जिसमें योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे लोगों की जगह नहीं थे। आपने वो मशहूर सुना होगा कि लात मार के इनको निकाल दो, इस तरह की बातें आई। क्योंकि जब लोगों ने कहा भाई सबके सहमति से प्रत्याशी चुने जाएंगे, तो आप तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे, तो डिबेट फिर शुरू हुई। तब इन्होंने वो अपना असली रंग दिखाया और आज पंजाब में इनको सरकार चलाते, जहां कोई केंद्र सरकार का, किसी एलजी का वो नहीं है दबाव, जन लोकपाल वहां लागू नहीं किया इन्होंने। यानी जिस मुद्दे पर ये पार्टी खड़ी हुई उस मुद्दे को ही इसने दफन कर दिया, और इतना नीचे दफन किया कि कोई इनकी पार्टी में कोई उसकी चर्चा भी नहीं करता है। चलिए दिल्ली में आपके हाथ बंधे थे, पंजाब में किसने बांधा है? पंजाब में भी इन्होंने लागू नहीं किया। इनकी पार्टी के अंदर एडमिरल रामदास जो बनाए गए थे, एक लोकपाल बनाए गए थे, तो उनके पास शिकायतें जाने लगी, वो कार्रवाई करने की बात करने लगे, तो उन्होंने उनको भी हटा दिया। और राज्यसभा में ऐसे लोगों को ले गए जिनका ना आंदोलन पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ उनकी एक खासियत थी कि उनके पास अकूत धन था। पंकज जी मैं यहीं पर एक सवाल पूछने का मोह संवरण नहीं कर पा रहा हूं। आपने राज्यसभा में इनकी पार्टी के नुमाइंदों की चर्चा की। देश में बहुत सारे लोग जो इनके क्रिटिक हैं, जो इनके समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, वे भी अगर देखा जाए तो ईमानदारी से अगर उनसे पूछने की कोशिश कोई करे तो वे लोग भी कहते हैं कि भाई इनके राज्यसभा में जितने लोग नॉमिनेट हुए हैं, इंक्लूडिंग राघव चड्ढा, ये सब अगर मिला दिया जाए तो इसमें राजनीतिक व्यक्ति सिर्फ एक ही है और वो संजय सिंह है। बाकी सभी लोग, उनका राजनीति से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविज्म उनके अंदर नहीं है, जनता से जुड़ाव नहीं है। तो ये जो इनका पहलू है कि राज्यसभा में ऐसे लोगों को लाया जो आप स्वयं कह रहे हैं कि जिनका कोई मतलब नहीं सिवाय कि वो बहुत पैसे वाले लोग हैं ज्यादातर, ये क्या बताता है इनकी राजनीति के बारे में? ये साफ बताता है कि इन्होंने जो एक संकल्प, मूल संकल्प जो लिए थे कि हम जनता से पैसा लेंगे और बड़ा पारदर्शी रहेगा, सब कुछ बताएंगे। आपको याद होगा शुरू में डोनेशन इन्होंने शुरू किया ऑनलाइन, और उसको उस पर फिर कुछ दिन बाद उसको बंद कर दिया। यानी पैसा कहां से आ रहा है ये भी आप बताने को तैयार नहीं। लेकिन आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ऐसी है कि गोवा से लेके, पंजाब से लेके, गुजरात से लेके हर जगह आप छाना चाहते थे, तो पैसे की जरूरत थी। तो इन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो पैसे वाले राज्यसभा जाना चाहते हैं उन्हीं को पकड़ लो। तो आप सोचिए। अच्छा, दूसरा फिर ये भी कहने लगे कि हमारी कोई विचारधारा नहीं है, हम राइट लेफ्ट हमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो जो जनता का हित है उसको देखते हैं। वो अलग बात है कि पीछे भगत सिंह और अंबेडकर की ये तस्वीर लगाते थे, उसके साथ भी कोई इनका ऐसा लगता है जो इनकी भाषा रही है, जो अब तक की राजनीति रही है,
कम से कम भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाने का हक तो इन्हें नहीं है कि अगर आप उनको पढ़ें और ये जिस तरह की भाषा बोली बोलते हैं उसमें कोई तारतम्य है ही नहीं। कई बार मुझे एक कहानी याद आती है और वो कहानी मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। बचपन से लेकर अब तक मैंने हजारों कहानी पढ़ी है, लेकिन एक कहानी है जो ऐसी है कि मैं कभी चाह कर भी नहीं भूल पाता हूँ। वो कहानी है सुदर्शन की हार की जीत। वो कोई बहुत उसका साहित्य में बहुत महान दर्जा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बचपन से जब से पढ़ी है आज तक वो वही एक कहानी है जिसे मैं कभी नहीं भुला पाता। और उसमें आपको पता होगा कि बाबा भारती का घोड़ा लेके जब डाकू खड़ सिंह जाता है तो बाबा भारती कहते हैं कि ले तो जा रहे हो, इसको कभी बताना नहीं किसी को, नहीं तो लोगों का भरोसा टूट जाए। और अरविंद केजरीवाल ने वही किया है। तमाम इस देश के करोड़ों करोड़ लोग जो एक उम्मीद से भरे थे कि हमें इस व्यवस्था में एक बहुत बेहतरीन परिवर्तन देखने को मिलेगा, कम से कम एक ईमानदार सरकार की गारंटी होगी और ऐसे लोग चुने जाएंगे जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जिनकी कोई भूमिका रही होगी, वो लोग आएंगे राजनीति में, राजनीति साफ होगी। ये बात कहा जो उन्होंने कि भाई कीचड़ है राजनीति तो उतरना पड़ेगा। पहले तो पार्टी नहीं बन रही थी, लेकिन जब देखा इतना समर्थन है कि दक्षिण में भी लोग आम आदमी इसकी बात कर रहे हैं और पूरा पश्चिम हर जगह, तो तब इनकी महत्वाकांक्षा इस तरह जगी और इन्होंने, लेकिन फिर मुझे लगता है कि एक बार फिर वही हुआ जो इस देश में बार बार हुआ है। आपको याद होगा 77 में संपूर्ण क्रांति हो रही थी, उसके पहले चौखंबा राज और क्या क्या बातें हुई, और संपूर्ण क्रांति का क्या हुआ आप सब जानते हैं। जैसे ही जनता पार्टी आई कुछ दिन बाद जेपी ही किनारे कर दिए गए, संपूर्ण क्रांति का क्या कहा जाए। वैसे ही वीपी सिंह के समय लोग खड़े हुए कि अच्छा बोफोर्स में बड़ा घोटाला है, चलिए वीपी सिंह आ गए, वो पर्ची लहराते रहे, उस पर्ची में कुछ था ही नहीं। तो बार बार इस देश की जनता छली गई है और उसमें सबसे नए छलिया और ज्यादा कहा जाए सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज ढंग से और सबसे मतलब एक इंजीनियरिंग जिसमें छलिया बनने की इंजीनियरिंग भी थी, वो आईआईटी से निकले हुए अरविंद केजरीवाल साबित हुए, जिन्होंने लोगों को एक भरोसा दिलाया और सारा ब्लूप्रिंट पेश किया। और वो ब्लूप्रिंट ऐसा है कि अगर वो लागू होता तो असर पड़ता, लेकिन उन्होंने ब्लूप्रिंट ही उखाड़ के कहीं दबा दिया। तो अब एक पार्टी के रूप में ठीक है, अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे, तमाम लोग जिनको बीजेपी से टिकट नहीं मिलता, कांग्रेस से नहीं मिलता, वो इनसे टिकट ले लेंगे और अपने बल पे जीत जाएंगे। एक पार्टी का सिंबल रहेगा, पार्टी का सिंबल रहने से बहुत से फायदे होते हैं, आपको पता ही है। तमाम जगह आपका जो नाम होता है या तमाम चीजें और होती हैं, चाहे चुनाव आयोग की नजर में, तो वो सब फायदा लेके छिटपुट आप हो सकते हैं। लेकिन एक अभियान के रूप में जिन संकल्पों के साथ आप आए थे कि जनता के प्रति जवाबदेह सरकार नहीं, जवाबदेह पार्टी, कि पार्टी अगर कहीं से पैसा ले रही तो ये भी जनता को पता होना चाहिए, ये जो आपका संकल्प था। यह टिकट कौन चुनाव लड़ेगा ये उस विधानसभा की जनता तय करेगी, ये बातें जब आप कह रहे थे और आपने इन्हीं सबको छोड़ दिया। मैं सिर्फ कल्पना करता हूं कि अगर इन सब बातों को माना जाता और अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री बनने की जगह किसी और को बना दिए होते तो आज वो क्या इस देश में नजारा होता। जाहिर है उनके पास एक मौका था और अन्ना को तो लोगों ने गांधी मान ही लिया था, तो एक मौका था, एक बड़े देश के परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के रूप में उनका चेहरा लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया था, लेकिन उन्होंने खुद ही मुखौटा उतार दिया, तो क्या कहा जाए। पंकज जी, मैं कुछ अपने ऑब्जर्वेशन भी रखूंगा और फिर मैं चाहूंगा कि आप इस पर भी कुछ बोलिए। जी, आपने ये बात कही कि भाई अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन के दौरान और उसके बाद खासकर जब सरकार में वो आए तो हर जगह दो तस्वीरें जरूर होती थी, अन्य कई तस्वीरों के अलावा, एक तो भगत सिंह की और एक अंबेडकर साहब की। मैं जब भी इन तस्वीरों को देखता था तो मुझे बहुत ताज्जुब होता था कि भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तस्वीर वो रखते हैं, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कोई बात वो मानते नहीं। उनकी पार्टी से, और उनकी पार्टी जब नहीं बनी थी उसके पहले जब आंदोलन चल रहा था तब भी मैंने इनके आइडियोलॉग से और इनके जो प्रवक्ता लोग थे, इसके अलावा स्वयं इनसे भी कई बार जब भी कभी मुलाकात हुई तो मैं पूछता भी था कि भाई आप लोगों का एफर्मेटिव एक्शन को लेकर, आरक्षण को लेकर क्या विचार है। तो कोई विचार मुझे कोई सुनाई नहीं देता था, कोई जवाब नहीं मिलता था। आर्थिक नीतियों के बारे में
खासकर जिस तरह के रिफॉर्म्स चल रहे थे आर्थिक सुधार के लिए, जो लिबरलाइजेशन की नई पॉलिसी आई थी, नियो लिबरल पॉलिसी, उनके बारे में जब मैं पूछता था उस पर भी कुछ नहीं बोलते थे। तो भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों को लटकाकर उन दोनों की विचारधाराओं के खिलाफ खड़ा होने वाला व्यक्ति अद्भुत होगा। ये तो मतलब स्वयं में एक विरोधाभास है कि आप उनकी बात मानते नहीं लेकिन उनकी तस्वीरों से चिपके हुए हैं। मेरे कई मित्र इस पर मुग्ध हो जाते थे, कई मित्र मुग्ध हो जाते थे और मुझे ही कोसने लगते थे कि आप गलत कह रहे हैं। अच्छा, मैं 3 कारणों से शुरू से इनकी पार्टी और इनके आंदोलन से को लेकर मैं क्रिटिकल था। पहली बात तो यह कि मैं जहां रहता हूं वहां इनका एक तरह से कैंप ऑफिस था, क्योंकि उस सोसाइटी में इनकी पार्टी या इनके आंदोलन के केजरीवाल साहब के बाद सबसे महत्वपूर्ण नेता रहते थे और वहीं पर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, यहीं से सब कुछ होता था। तो मैं काफी हद तक वाकिफ था कि कौन लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। दूसरी बात कि मैं महाराष्ट्र की राजनीति को इसलिए थोड़ा बहुत जानता था क्योंकि मैं कई इलेक्शंस उधर कवर कर चुका था हिंदुस्तान अखबार के लिए। मुझे कई बार मध्य भारत और साउथ इंडिया में भेजा जाता था आमतौर पे, क्योंकि मेरे जो एडिटर्स थे आमतौर पे मुझे शंट किए रहना चाहते थे कि नॉर्थ इंडिया यानी हिंदी हार्टलैंड में कवर ना करूं, जहां पर उनके अपने पसंद के लोग होते हैं, वो मैं ऐसी जगह इनको भेज दूं कि ये बीच के पेजों पर छपते रहें। तो कभी महाराष्ट्र भेज दिया, कभी केरल भेज दिया, कभी तमिलनाडु भेज दिया, कभी कर्नाटक भेज दिया। तो मैं इंजॉय करता था अपनी यात्राओं को। तो मैं महाराष्ट्र की राजनीति कवर करने के कारण अन्ना हजारे को अच्छी तरह जानता था, उनकी पूरी पृष्ठभूमि को जानता था। तो जैसे ही मुझे पता चला कि ये आ रहे हैं अभियान चलाने, तो मैं समझ गया कि खेल क्या है, किन लोगों के साथ उनका कनेक्ट रहा है महाराष्ट्र में, ये भी जानता था। और तीसरी जो बात है कि बहुत सारे लोग जो इस आंदोलन में शामिल हुए समय समय पर अलग होते रहे, वह भी कहानी बता रहा था, वो घटनाक्रम कि आखिर ये कहां ले जाना चाहते हैं इसको। और एक दिन तो गजब हुआ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति ने मुझे बताया कि अन्ना हजारे से पहले रामदेव को, स्वामी रामदेव, बाबा रामदेव कहते हैं, उनको और केजरीवाल को मिलाने की कोशिश की थी कुछ लोगों ने कि रामदेव के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल को कन्वीनर रहेंगे और अभियान आंदोलन चलेगा, कॉमनवेल्थ, भ्रष्टाचार, ये वो सब मिलाकर। तब मुझे पता चला कि अरे इनकी तो बैठक भी हो चुकी है, लेकिन केजरीवाल ने फिर रामदेव को इनकार कर दिया स्वीकार करने से नेता, और तब अन्ना हजारे को खोजा गया। जिन लोगों ने यह सब किया कराया था, उनके बारे में प्रशांत भूषण अब नाम लेकर बोलते हैं कि हाँ वो लोग उसके पीछे थे। जब हम जैसे लोग कहते थे टेलीविजन पर, उन दिनों में टेलीविजन पर आया करता था अक्सर, बड़े चैनलों पर भी, तो मैंने तो 1-2 बार खुलकर कह दिया तो लोग नाराज हो गए। यहां तक कि एक बार प्रशांत भूषण से से भी मेरी एक तरह से बातचीत मुठभेड़ हो गई। वो अपने घर से कनेक्टेड थे ओबी बैंड से, और मैं स्टूडियो में बैठा था और बहुत गंभीर बहस हो रही थी बहुत अच्छे एंकर के साथ, और उन्होंने कुछ सवाल किया तो मैंने प्रशांत भूषण से यही कहा कि देखिए आप एक बहुत प्रतिष्ठित वकील हैं, आप गलत लोगों के साथ खड़े हैं, ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे आपको, बेहतर होगा कि आप वीएम तारकुंडे और गोविंद मुखौटी के पद चिन्हों पर चलते हुए मानवाधिकार और सिविल राइट्स मूवमेंट को मजबूत कीजिए। ये जहां आपको ले जाना चाहते हैं वो गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है। तो खैर मेरी बातों को पता नहीं कितना सीरियसली उन्होंने लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया प्रशांत जी ने, आज तक मुझे याद है वो घटना, और बहुत प्रमुख चैनल पर। लेकिन आज स्थिति यही है कि वो सब कुछ छूट चुका है और वाकई वो डेमोक्रेटिक राइट और ह्यूमन राइट्स की केसेज ही आजकल ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो मैं इन चारों चीजों को मिलाकर ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने दर्शकों श्रोताओं को कि भाई जो पार्टी डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह के नाम को सामने रखकर और इतना बड़ा धोखा पैदा कर सकती है विचारों का कि जो आरक्षण विरोधी है, एफर्मेटिव एक्शन किसी तरह का नहीं चाहती, जिस पार्टी के पास कोई अपनी आर्थिक नीति नहीं है कॉन्क्रीट ठोस रूप से, वो पार्टी अपने आप को कहती है कि हम
इन लोगों के आदर्शों पर चलेंगे, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये वैचारिक विरोधाभास है। इतना बड़ा वैचारिक विरोधाभास आप न तो संघ में पाएंगे, न तो बीजेपी में पाएंगे, न तो कांग्रेस में पाएंगे, न तो सीपीआई में पाएंगे, किसी भी पार्टी में नहीं पाएंगे कि कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क है। आप कैसे देखते हैं? अब ये तो आंख से काजल चुरा लेने वाली कला है। अब मैं क्या कहूं, डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं जो उन्होंने मृत्यु के अपने पहले, निधन के पहले अपने समर्थकों को दिलाई थी, उन 22 प्रतिज्ञाओं का पाठ करने के आरोप में इन्होंने अपने एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया, राजेंद्र पाल गौतम। जी हाँ, जी हाँ। अब कांग्रेस में, तो आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि मूलतः ये एक अर्बन शहरी सवर्ण और उच्च मध्यवर्गीय आकांक्षाओं या मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के का कोर वोटर बनाते हुए एक पार्टी बनी। लेकिन चुनाव लड़ना है, दिल्ली में भी दलित बहुत है, पंजाब में भी इनकी अच्छी स्थिति बन रही थी पहले ही चुनाव में, इसके पहले जो हुआ था तो वहां भी 30% दलित हैं। पंजाब भगत सिंह का भी एक भावनात्मक लगाव होता ही है, तो हैट वाले नहीं पगड़ी वाले भगत सिंह हैं इनके, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर, इनकी तस्वीर दरअसल इनके राजनीतिक अवसरवाद का प्रतीक है। ये कहीं उनके किसी विचार से ना कभी इन्होंने, आपने देखा कभी भगत सिंह के विचारों की बुकलेट इनके कार्यकर्ताओं के हाथ में या बांटी जाए? चलिए, आप अगर सचमुच इतने मानने वाले हैं तो भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की पुस्तिकाएं आप बांटिए अपने उसमें। हो उल्टा रहा है, सीधे सीधे पंजाबी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वॉल्यूम्स निकाल देते। कुछ कर सकते हैं आप, कभी कभी नहीं, बस तस्वीर, माला फूल हर जगह पीछे तस्वीर लगा दो, गांधी जी को हटा दो, यही इनका सबसे बड़ा वो था। जबकि सब साथ रह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको लगाना था बिल्कुल लगाए, लेकिन आपको तो विचारों से कोई लेना देना नहीं। आपने जहां पर भी, अब आपका सिर्फ एक है, कल्याणकारी राज्य के नाम पर लोगों का शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, इससे तो किसी को कैसे इनकार हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसके पहले दिल्ली में कोई पढ़ाई नहीं होती थी। अगर आप फैक्ट देखें तो ठीक है, कुछ आपने उस तरह से करने की कोशिश की जो पहले नहीं हुआ कि आप स्कूल में स्विमिंग पूल हो जाए, ये सरकारी धन से, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्डिंग्स नहीं थी, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होती थी। पूरी जमात, खुद अरविंद केजरीवाल उसी शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर आए हैं और इंजीनियरिंग किया है उन्होंने। लेकिन पेश इस तरह कर रहे हैं ये लोग कि जैसे इसके पहले कभी एजुकेशन पे, इस पे खर्च किया ही नहीं गया है ना। तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि आप, जाहिर है गरीब लोगों को उसमें निश्चित ही फायदा हुआ होगा। अगर आपका किसी गरीब का बच्चा जाए स्कूल में और उसे स्विमिंग पूल मिल जाए तो जाहिर है वो बहुत खुश होगा, और होना चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक, पहले भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, अब आपने एक मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर उसको और आप आगे ले गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये इससे, इन चीजों से तो कोई पार्टी नहीं बनती है। क्या हिटलर के दौर में जर्मनी में स्कूल नहीं खुले होंगे, अस्पताल नहीं खुले होंगे? मेरा ख्याल है हिटलर के समर्थन में बड़े बड़े हथियार बनाने वाले उस दौर के सबसे मेधावी इंजीनियर्स थे, जो यहूदियों को गैस चैम्बर में भून रहे थे, मार रहे थे, वो उस दौर के बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, मेडिकल साइंटिस्ट थे। तो इससे नहीं होगा कि आपने स्कूल दे दिया कि नहीं दे दिया। आपने क्या सचमुच किस विचार पे आप देश को ले जाना चाहते हैं, अपनी राजनीति को ले जाना चाहते हैं, वो बताना, उस पर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक जमाने में जब ये इंसान से इंसान का हो भाईचारा गाते थे, अब ऐसा लगता है जैसे वो इनकी कोई भूल थी, अब उस पर कभी बात ही नहीं करते। अब जय श्री राम से लड़ना है तो आपने जय बजरंग बली नारा निकाल दिया। ये अंबेडकर और भगत सिंह के चेले खुद को बता रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद नहीं निकल रहा है, जय श्री राम का जवाब आप बजरंग बली से देना चाह रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? तो आप दरअसल बीजेपी की राजनीति में ही अपना स्पेस बना रहे हैं, और जो लोग, बीजेपी ने जिस तरह की मानसिकता पैदा की है, उस मानसिकता से लड़ने की जगह आप
बीजेपी के समर्थकों को ये बता रहे हैं कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल, और ये एक बहुत घोषित लाइन रही है। ये मतलब मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब चुनाव हो रहे थे दिल्ली में तो ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल, ये बाकायदा एक खुशफुसाहट का ये पूरा एक अभियान था। लेकिन फिर ये क्या कारण हुआ पंकज जी कि मोदी जी नाराज हो गए, जेल जाना पड़ा इन लोगों को? तो ये ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल, अगर ये एक फॉर्मूला या एक समीकरण तलाशा जा रहा था, तो इन दोनों के बीच कॉन्ट्रडिक्शन किस बात पर हो गए, और वो भी इतना एंटागोनिस्टिक? कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मोदी ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल, ये केजरीवाल की समझ थी, ये आरएसएस की समझ नहीं थी। जब उसको लगा कि हमारे हाथ से निकल गए हैं, अलग पार्टी बना रहे हैं और ये मतलब भाईचारा की बात कर रहे हैं, तो वो आप जानते हैं ना कि आरएसएस इस मामले में ज्यादा मतलब दूर तक देखता है ना। आप अगर सिर्फ ये गाना ही गाते घूम रहे हैं तो आप आरएसएस का काम खराब कर रहे हैं। इंसान का इंसान से हो, भाईचारा, यही पैगाम हमारा। तो वो तो विचार को पकड़ता है। इन्होंने अवसरवाद दिखाया कि ठीक है, हमको इनसे भिड़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर मोदी को जिसको देना हो दो, दिल्ली में हमको दे देना। तो जो दिल्ली की जनता है उसमें जो भाजपा के प्रभावित लोग थे भी, उन्हें भी लगा नहीं, दिल्ली के लिए तो केजरीवाल ही ज्यादा बेहतर होंगे। लेकिन जो वैचारिक मुठभेड़ है, जिस मुठभेड़ को दिखाते हुए ये बनारस में चुनाव लड़ने पहुंच गए थे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप सीधे उनका आप मुकाबला करने पहुंच गए। तो व्यक्ति से व्यक्ति का मुकाबला थोड़ी हो, तो विचार से विचार का मुकाबला है। आरएसएस के खिलाफ तो कभी केजरीवाल कुछ बोलते नहीं, बल्कि एक बार ये भी बोले कि भाई मेरे तो घर के लोग और सब आरएसएस में ही रहे, और अब तो सब खुल गया है, अब हम इन लोगों को मतलब क्या बात करें। विवेकानंद फाउंडेशन की सारी बात सामने है, जहां सारी योजना बनी, क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह के खिलाफ माहौल बनाने में इनकी बड़ी भूमिका थी। लेकिन उस समय बीजेपी की भी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं थी। मेरी आंख के सामने की बात है, उमा भारती जंतर मंतर पहुंची, वहां जनता ने हूट कर दिया। दो लोग मेरे सामने पहुंचे थे, उमा भारती और चौटाला, जिनकी ओम प्रकाश चौटाला, जनता ने हूट कर दिया था। तो ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस के खिलाफ ही लोगों में गुस्सा था, यह माना जा रहा था कि सारे राजनीतिक दल दरअसल ऐसे ही हो गए। और उसी तरह की बात की जाती थी, जनता से पैसा, पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा, इसी तरह की बात। और एक तरह से ये प्रचार हो रहा था कि जितना भी अब तक का पॉलिटिकल सिस्टम है सब करप्ट है, अब एक नई तरह की राजनीति इस देश में आ रही है। लेकिन जब ये 2013 का चुनाव लड़ा इन्होंने और देश में कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाने में कामयाब हुए, पर्चा रोज दिखाते थे, सबूतों की लिस्ट दिखाते थे, वो सब बाद में गायब हो गए, कहां गए पता नहीं। लेकिन इसका फायदा अखिल भारतीय स्तर पर तो आरएसएस को ही मिलना था, क्योंकि वो ज्यादा ऑर्गेनाइज थी। और कोई भी जब कांग्रेस को हटाना चाहेगा राष्ट्रीय स्तर पर तो बीजेपी के बारे में सोचेगा। आपके बारे में दिल्ली में सोच लिया, आपको टिकट, आपको जिता दिया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तो आपकी कोई तैयारी नहीं थी, तो उसका स्वाभाविक फायदा बीजेपी को मिलना था और बीजेपी ने उठाया। सीधी सी बात है, वो उसकी तैयारी में थे, एकदम घात लगाए। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है कि आरएसएस या मोदी, एक तो मोदी का अपना चरित्र भी है कि आप अगर उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आपको वो घर तक दौड़ा के, जिसको कहते हैं ना कि बर्बाद करने की, वो उस तरह से पॉलिटिकली नहीं सोचते कि ये हमारे खिलाफ जो बात कर रहे हैं वो राजनीतिक बात है। तो जब ये लोग उनके खिलाफ बोलते थे तो इन्होंने इस स्तर पे कि भाई अब ये कई जगह इनका वोट भी काट रहे हैं, अगर तो इनको खत्म किया जाए। बिल्कुल आखिरी सवाल पंकज जी आपसे, बिल्कुल आखिरी सवाल संक्षेप में ही, क्योंकि हम लोग आधा घंटा क्रॉस कर चुके हैं, कि आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी आगे किस तरह की राजनीति करेगी, और अगर अपने को बनाए रखना उसको है तो क्या कोई एजेंडा उनके पास है, कोई वैचारिकी उनके पास है, या बस ऐसे ही बनी रहेगी और फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी? क्या आपको लगता है? वो तो खुद ही कहते हैं कि हम ऐसे ही पार्टी हैं, मतलब ना हम दाएं हैं ना बाएं हैं, विचारधारा क्या होती है, जनता का हित होना चाहिए। अब जनता का हित बिना किसी वैचारिक फ्रेमवर्क के होता है, ये उनकी समझ है।
अब इस पर क्या कहा जा सकता है? अब जैसे अब जाति जनगणना का प्रश्न आएगा, भागीदारी का प्रश्न आएगा, जो राहुल गांधी लगातार उठा रहे बात ही नहीं करते हैं, इस पर उनकी ओर से तो मेरा तो मानना है कि जिस तरह अब इस देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, उसमें बहुत रेडिकल वैचारिक लड़ाई की पूरी पृष्ठभूमि बन रही है, और अगर आप उसमें कोई पक्ष नहीं चुनेंगे तो आपके लिए कोई गुंजाइश है नहीं। जैसे मेरा मानना है कि ये जो जाति जनगणना की बात है, यह अंततः भागीदारी के प्रश्न को यहां तक ले जाएगी कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई भी तेज होगी, और वो देना पड़ेगा इस देश में, कोई आप रोक नहीं सकते। उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। अब उसमें कोई पार्टी कहे कि हम आपको स्कूल दे देंगे, ये दे देंगे, तो सभी दे देगा। यहां तो 10,000 रुपया देके पूरा बिहार जीत लिया लोगों ने, तो क्या है? सवाल तो है कि जो वैचारिक प्रश्न इस भारतीय राजनीति में आगे हमें खड़े नजर आ रहे हैं, जिसमें सामाजिक न्याय का मुद्दा सबसे प्रबल मुद्दा है, और मेरा ये मानना है कि आजादी की लड़ाई का एक अधूरा कार्यभार है, एक समता मूलक समाज बनाने का जो लक्ष्य स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिया गया था, वो एक आपने पड़ाव प्राप्त किया था आजादी का, और शुरू में जो चीजें हुई उसने भी, चाहे आरक्षण के जरिए एक बहुत बड़ी क्रांति है, एक मध्य वर्ग पूरा दलितों पिछड़ों में पैदा हुआ है, लेकिन अब उससे आगे की बात बन गई है, वो है कि हमें भागीदारी हर स्तर पे चाहिए। इस लड़ाई में बीजेपी को भी, जो कल तक कह रही थी कि अर्बन नक्सल की मांग है, राहुल गांधी को अर्बन नक्सल कह रही थी, वही अब जाति जनगणना के पक्ष में कह रही है नहीं नहीं हम कराएंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर कोई स्टैंड नहीं लेंगे तो क्या उनका भविष्य, आप खुद सोच लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए केजरीवाल इस मामले में या इस मायने में ये जरूरत एक हो सकते हैं कि भाई राहुल गांधी जो एक लिबरल या एक प्रो पीपुल या एक सामाजिक न्याय की समर्थक नीतियां अपना रहे हैं, उनकी पार्टी भी मजबूर हो रही है धीरे धीरे राहुल गांधी की बात मानने को, तो राहुल गांधी की बदलती हुई राजनीति को एक तरह से कहीं कहीं उसको काउंटर करने में, चाहे गुजरात के इलेक्शन की बात हो, पंजाब के इलेक्शन की बात हो, इन कुछ राज्यों में क्या केजरीवाल का केवल बीजेपी इस्तेमाल करना चाहेगी और इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाएंगे केजरीवाल, या सचमुच वो बदलेंगे? नहीं, देखिए ये तो बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस का स्पेस अरविंद केजरीवाल जितना खा सकते हैं खाए। जैसे आप गुजरात में देखा ही आपने कि अरविंद केजरीवाल के उदय से वहां पर किस तरह से कांग्रेस पीछे चली गई, क्योंकि उनके वोट को उन्होंने काट लिया, तो त्रिकोणीय लड़ाई हो गई, जहां बीजेपी को हराने के लिए सीधी लड़ाई होती थी। तो कांग्रेस अपना स्पेस वापस ना पाने पाए हर जगह, इसलिए अरविंद केजरीवाल का महत्व उनके लिए हमेशा बना रहेगा कि ये राजनीति रहे। मेरा ये कहना है कि लेकिन जब लड़ाई तीखी होगी, वैचारिक ध्रुवीकरण का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो एक स्टैंड लेना पड़ेगा। और अभी तक जो पूरा बीजेपी का मतलब आम आदमी पार्टी का जो रवैया है, उसमें वैचारिक रूप से वो एक दक्षिणपंथी पार्टी है, साफ नजर आता है, और वो सीधे सीधे बीजेपी के साथ ज्यादा सहज है, क्योंकि वो बीजेपी से लड़कर ही दिल्ली में सत्ता प्राप्त कर सकती है, इसलिए उसे लड़ना पड़ेगा। अब पंजाब में तो बीजेपी कहीं है नहीं, तो आम आदमी पार्टी मजबूत रहे, कांग्रेस सरकार न बनाने पाए, ये तो वहां की बीजेपी भी चाहेगी, क्योंकि बीजेपी सत्ता में नहीं है, तो वो कांग्रेस को ना आने दें, इसके लिए तो बीजेपी भी उनको मदद कर सकती है। तो लड़ाई तो असली लड़ाई तो बीजेपी और कांग्रेस की है। तो कांग्रेस का पुनरोदय ना होने पाए, इसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका है। ये कोई लिखत पढ़त में भूमिका तय करने की जरूरत नहीं है, वो राजनीति में अपने आप वो पोजीशन जो आप लेते हैं उससे चीजें तय हो जाती है। जैसे अमेरिका जो है वो ईरान में बमबारी करके तेल कह रहा है कि हम तेल को बर्बाद कर देंगे, ईरान खाड़ी देशों में कह रहा हम तेल को बर्बाद कर देंगे, यानी मध्य पूर्व का या पश्चिम एशिया का तेल अगर बर्बाद हो गया तो फायदा किसको होगा? अमेरिका को, जिसके पास वेनेजुएला का भी तेल भंडार है और अपना तो रिजर्व ही है उसके पास, है ना। तो इस तरह से वो कैरम की गोटी की तरह मारा इधर जाता है, निशाना इधर होता है। तो ये सब, लेकिन असली बात यह है कि केजरीवाल की जो पूरी राजनीति है उसने एक बार फिर भारत की जनता को छला है, और आगे जल्दी लोग भरोसा कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। आपने वाकई आम आदमी पार्टी की राजनीति के जो अंदरूनी तंतु हैं उनको बहुत बढ़िया ढंग से खोल कर रख दिया, सबको एक एक करके, और परत दर परत आपने समझाने की कोशिश की है। हमारे दर्शकों श्रोताओं को
कैसी बात लगी जरूर बताइएगा दोस्तों आप। हम भविष्य में भी इस तरह से बातचीत करते रहेंगे पंकज जी के साथ। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। शुक्रिया।